नमस्कार दोस्तों, आज जो है हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट हम आपको लिए लाए हैं। साथ ही साथ इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। 30 मिनट के अंदर इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह हिंदी का है, यह काफ़ी कम समय लगेगा। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें आपका जो फीडबैक है वह काफ़ी अच्छा हमको मिला और इससे हमको उत्साह मिला है आगे और वीडियो बनाने का। और साथ ही साथ हम आपके लिए लगातार जो है वीडियो बनाते रहेंगे और लगातार किसी न किसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। वो चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे एबीएस का हो, चाहे वह साइकोलॉजी का हो, सभी का जो है पीडीएफ है। साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको लाते रहेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसको डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ उस टॉपिक को भी हम इस पर प्रेजेंट कर देंगे ताकि वह एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण साबित हो जाए। आज चलते हैं, पहला प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। इसको हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम। यानी कि जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है, इन्होंने जो रचनाएं की हैं, इन रचनाओं को आपके सामने है कि मधुबाला है, मधुबाला के साथ मधुशाला है, मधुकलश है, निशा निमंत्रण है। ये सभी उनकी जो है रचनाएं हैं, यानी कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये रचनाएं हैं। मगर आपसे यह रचनाएं नहीं पूछकर इसका जो प्रकाशन का वर्ष है, यानी कि जो यहाँ पे वर्ष जिस वर्ष में यह प्रकाशित हुई है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है। साथ ही साथ प्रकाशन वर्ष के साथ इसमें आपको डेट को सही क्रम में लगाना है, यानी कि उसके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में पहले आपको दिखाना है। यानी कि अनुक्रम, यानी कि वो है किस किस जो है सन में, यानी कि पहले कौन सा जो है रचना आई थी, उसके बाद कौन सी रचना आई थी, उसके बाद कौन सी रचना, उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। देखिए, जो मधुबाला थी यह आई थी कितना, 1936 में आई थी। और जबकि मधुशाला जो है ये 1935 में आई थी। और निशा निमंत्रण जो है यह 1938 में आई थी। जबकि मधुकलश जो है 1937 में आई थी। देखिए, यहाँ पे आपको 36, 37 से साथ ही साथ 38 से ये सभी मिल रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है मधुशाला यहाँ पे 35 है। क्या है? 35 है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले आपको क्रम में लगाना होगा। जो सबसे पहला सन होगा उसको हम लगाएंगे। जो आपका मधुशाला है वो 1935 है। मधुशाला के बाद क्या है? मधुबाला है। क्या है? मधुबाला है। मधुबाला 1936 में, यानी कि जो 35 वाला है वो पहले आना चाहिए। यानी कि बी वाले ऑप्शन में अगर देख रहे होंगे कि मधुबाला और मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये निशा निमंत्रण जो है ये है जो है 38 नंबर, यानी कि 38वां 1938 वर्ष में आया था, इस वर्ष में आया था। इसलिए यहाँ पे देखें तो पहले का जो है कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक बैठ रहा है। इसको आप डेट को नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित हो। तो अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया है, पहला दिया है हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसके बाद दिया है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा, उसके बाद दिया है कि राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा। अब देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है किस वर्ष हुआ था, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है यह इसका वर्ष जो है 1910 में है। क्या है? 1910। यहाँ पे 1910 को इसको मैच करेंगे, यानी कि पहला का सी होगा। कौन सा? पहला का जो है सी होगा 1910। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो काशी नगरी प्रचारणी सभा है, जो काशी नगरी प्रचारणी सभा है, ये 1893 है। कौन सा? 1893, यानी कि दूसरा का जो है ए होगा। कौन सा? पहले का सी और दूसरे का ए। और उसके बाद राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा। अब लास्ट में जो बचता है 1936, इसको लगाना ही पड़ेगा। तो पहला हिंदी सम्मेलन 1910 में और काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893 में, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा है 1936 में। आपको अगर कहीं भी ऑप्शन इस तरह से मिलता है तो आप इसको, जैसे कि कई जगह जैसे कि ऑप्शन अगर दे देगा उसमें सभी क्रम को इधर से उधर कर देगा, तो आपको पहले का सी और दूसरे का जो है ए और तीसरे का जो है बी, इस तरह से ऑप्शन में आएगा। तो इसको आप लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन को फिर हम अगर टाइप करते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो है टाइपिंग का एरिया जो है थोड़ा सा शार्ट हो जाता है, इसीलिए हमने इसको टाइप नहीं किया है। तो अगला जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला
तुलसीदास के रचनाकार, यानी कि तुलसीदास जो है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है, यानी कि यह एक तुलसीदास जो है ये रचना है एक तरह से। तो इस रचना के जो रचनाकार है उसको पूछा गया। देखिए तुलसीदास के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, निराला द्वारा रचित यह सबसे जो है लंबी कविता कह सकते हैं इनका है। यह निराला रचनाओं में सर्वाधिक कठिन मानी जाती है जो तुलसीदास है। तुलसीदास जो है कि एक जो है कि कवि भी हैं, जबकि यहाँ पे एक इनकी रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। जबकि जो निराला द्वारा बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी, जैसे कि अनामिका है, परमिल है, गतिका है, कुकुरमुत्ता है, जो है अणमिका है, बेला है, नए पत्ते हैं, अर्चना है, आराधना है, गीत कुंज है, साध्य काकली है। ऐसी बहुत सारे जो है रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन चले तो अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। देखिए अन्य से अनन्या आत्मकथा जो है यह किसकी है। आपका ऑप्शन है मन्नू भंडानी, प्रभा खेतान और सुषम वेदी और उषा प्रियंवदा उषा प्रियंवदा हैं। देखिए अनन्या जो है, अनन्या आत्मकथा है, ये प्रेमा खेतान का है। किसका है? प्रेमा खेतान का है। अनन्या आत्मकथा किसका? प्रेमा खेतान का। देखिए इसका वर्ष, अगर जैसे कि प्रकाशन का वर्ष किस वर्ष इसको प्रकाशित किया गया है, यह 2007 में प्रकाशित किया गया है। कहाँ पे? 2007 में जो है अन्य से अनन्या जो है आत्मकथा प्रकाशित हुई है। इसके जो है जो आत्मकथा के हैं ये प्रभा खेतान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला हमारा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस वाक्य का जो है किस वाक्य का है, यानी कि तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो है यह पंक्ति जो है संत काव्यधारा के प्रमुख कवि जो है एक हैं, वह रैदास हैं। कौन से? रैदास, यानी कि डी वाले ऑप्शन में जो है संत कवि जो है रैदास जी के द्वारा रचित यह जो है जो पंक्ति है, यानी कि रैदास जो है आकाश धर्मा यानी कि गुरु रामानंद के शिष्य थे। कौन? जो ये रैदास थे यह गुरु कौन से? रामानंद। कौन से? रामानंद के जो है रामानंद के शिष्य थे। जो है ये प्रसिद्ध किस भक्ति यानी कवित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। इसको इन्होंने जो है लिया है। ठीक, अब देखिए पांचवा का आपको प्रभु जी तुम चंदन किस वाक्य का है? ये रैदास जी के वाक्य का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए तद्भव है जो है संस्कृत से जो तत्सम होता है। तत्सम यानी कि तत्सम संस्कृत के समान, और तद्भव जो है इससे बना हुआ, संस्कृत से बना हुआ है, यानी उसके समान। तद्भव तत्स के समान यानी कि उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। जबकि तद्भव जो होता है जो है उसके समान है संस्कृत के समान, जो संस्कृत शब्द से आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले देखें कि तद्भव कौन सा है। तद्भव देखिए यहाँ पे पूछा है तद्भव कौन सा है। तद्भव जो है खेत, यानी कि आपको जो दिख जाएगा, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में जो आते हैं उस सभी जो है वो सभी तद्भव होंगे। जैसे त्रिकुटी, ये सब देखिए आपको बोलने में जो कठिनाई होगी या संस्कृत की तरह जो लगेगा वह वो तत्सम के रूप में आएगा। जबकि देखिए प्रभु जो है ये प्रभु जो है तत्सम है, नाथ जो है ये तत्सम है। नाथ कौन सा? तत्सम है। त्रिकुटी भी तत्सम है। इस तरह के तत्सम है। और तद्भव आपको जो है आम बोलचाल की भाषा की तरह लगेगा। तत्सम थोड़ा सा बोलने में कठिनाई आएगी और संस्कृत के वाक्यों का जैसा इनका रूप होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। यानी कि देशज जो देश में उत्पन्न हुआ, देशज शब्द। देशज शब्द देखा जाए तो यहाँ पे धड़ाम है, लाश है, औरत है, पतलून है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यानी कि धड़ाम जो है, धड़ाम शब्द देशज है। जबकि लाश है, लाश जो होता है यह तुर्की शब्द का है। कौन सा? यह तुर्की शब्द का है। लाश जो तुर्की शब्द का, जो औरत है यह अरबी शब्द का, अरब के लोग औरत यानी कि अरबी शब्द है। जबकि पतलून जो होता है, पतलून जो है यह अंग्रेजी शब्द है। कौन सा? यह अंग्रेजी शब्द है। पतलून जो है अंग्रेजी शब्द है। और बाकी के जो देशज के बहुत सारे ऐसे जो है वाक्य हैं, जैसे कि जो धड़ाम है, धड़ाम के साथ खिड़की है, खिड़की के बाद खिचड़ी है, खिचड़ी के बाद पगड़ी है, जूता है, चप्पल है। जैसे कि आम बोलचाल की जो देसी भाषा होगी उसे हम देशज कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आठवां है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। देखिए यह एक तरह का वाक्य है। इसको लोकोक्ति के रूप में हम जानते हैं कि आपको
किस तरह की लोकोक्ति का उपयोग करना है, किस तरह से लोकोक्ति आप बोलते हैं। जैसे कि छछूंदर के सिर पे चमेली का ताल, मान लीजिए किसी अयोग्य व्यक्ति है, जैसा कि उसके ऊपर कोई अच्छी चीज़ पड़ जाना, तो यहाँ पे वही दिया है। जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना, यानी कि जो जिसके योग्य वो नहीं है, यानी कि छछूंदर जो है उसको हम अच्छी चीज़ें दे दें तो उसे हम कहते हैं अयोग्य व्यक्ति। जो इसकी योग्य ही नहीं है उसको हम कोई अच्छी चीज़ दे दें, अच्छी वस्तु दे दें। वही कहा गया है कि जो यहाँ पे कहावत कही जाती है, जैसे कि लोकोक्ति इसको कहते हैं, इसको इस अर्थ के अनुसार कहा जाता है कि छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, कोई अच्छा नहीं है उसको चमेली का तेल चाहिए। तो इस प्रकार के जो है वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा 9वां है, ये संधि से संबंधित है, यानी कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद। यहाँ पे ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछा है। आप जानते हैं कि जो यहाँ पे ऋग यानी कि अंत में जो है, बीच में जो है ग है, यहाँ पे हमको संधि विच्छेद करना है, उसके बाद वेद है। आप देखिए ऋग्वेद में कैसे करेंगे। अब देखिए जब ग आता है या आधा जो है कि किस तरह के, अगर आधा जो धा आता है, मतलब यानी कि तीसरा वर्ण जो आता है, पहला दूसरा और तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण अगर आधा आएगा तो पहला वर्ण हम पूरा लिखते हैं, पहला वर्ण जो है पूरा लिखेंगे और वो है हलंत के रूप में रहेगा। पहला वर्ण पूर्ण लिख के उसको हलंत के रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें संधि विच्छेद जब होगा तो ऋक धन वेद होगा। कौन सा? ऋक धन वेद। यह व्यंजन संधि का एक तरह से उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में जैसे कि ऋक धन वेद का, जैसे यहाँ पे का आ गया, का देखिए का पूर्ण नहीं है, किसको हलंत का है, तो यहाँ पे वेद जब इसको लिखेंगे, जब ऋक वेद का संधि विच्छेद होगा, का को जो है ग बनाएंगे, यह वो भी आधा रहेगा, यानी कि आधा ग बना के ऋक वेद कर देंगे। यानी कि ऋग्वेद इस तरह से संधि विच्छेद भी करते हैं और उसके संधि भी बनाते हैं। तो यहाँ पे यह आ जाएगा ऋग्वेद। और भी जैसे कि इसके उदाहरण देखें, जो है कि जो व्यंजन संधि आते हैं, तो जैसे कि एक होता है सत्य धन वाणी। देखिए सत्य धन वाणी इसको दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सद देखिए आधा द आ जाएगा, सद वाणी आ जाएगा। कौन सा? सदवाणी। यानी कि त वर्ग आ जाए, त वर्ग का तीसरा वर्ण जो है द होगा, द का हलंत लगाएंगे, सदवाणी हो जाएगा। इसी तरह है, अगर क आएगा तो क का तीसरा ऋग्वेद। इस तरह के जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जो है कि जो है व्यंजन संधि का इस तरह का, जैसे कि दिक धन भ्रम, दिक धम भ्रम, ये क्या होगा? दिग्गे भ्रम। देखिए दिग्गे भ्रम, तो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि आधा ग यहाँ पे हो जाएगा, दिग्भ्रम और दिग्धन भ्रम। इस तरह से होगा षड धन यंत्र, षड्यंत्र। इस तरह से आपको एग्जाम्पल के तौर में इसको नोट कर सकते हैं। तो 9वां का हो जाएगा कौन सा? बी वाला, ऋक धन वेद। क्या होगा? ऋक धन वेद, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला देखें तो अगला हमारा है 10वां है, आप बीती शब्द में समास। देखिए आप बीती यानी कि आप पर बीती, देखिए इसको संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा? आप पर बीती, आप पर बीती। क्या होगा? आप पर बीती, आप पर बीती मतलब पर, देखिए पर आ गया। पर यह किस प्रकार का? यह तत्पुरुष समास में आएगा। तत्पुरुष समास में कौन सा समास हो जाएगा? ये अधिकरण में पर इस तरह के पर आते हैं, तो यह जो है अधिकरण समास का उदाहरण होता है। जैसे तत्पुरुष में देखा जाए तो तत्पुरुष का जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद जो है गौण होता है। जो प्रधान एक होगा, उत्तर पद प्रधान होगा और यह एक पद गौण होगा। यानी कि पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा, और जो है पूर्व पद गौण होगा, उत्तर पद जो है इसका प्रधान होगा। अब देखा जाए तो अगर ये आपका जो है आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास आ गया। तत्पुरुष समास में देखिए तत्पुरुष समास के भी कई भेद होते हैं। इसमें जैसे इसके 6 भेद दिखाए गए हैं। 6 भेद में कौन सा है? एक कर्म तत्पुरुष है। कौन सा? कर्म है, करण है, करण के बाद है आपका संप्रदान है, संप्रदान के बाद अपादान है, अपादान है, उसके बाद संबंध है, संबंध के बाद अधिकरण है। क्या है? अधिकरण। ठीक, ये 6 हो गया। कौन सा? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये आपके 6 जो है तत्पुरुष समास के जो है भेद हैं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 11वां है, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? यानी कि घोंसले में चिड़िया है, यानी कि में
यानी कि उसके अंदर है, कौन से वाक्य है, ये याद है, यानी कि मैं उसमें पर का बोध कर रही है तो यह अधिकरण कारक होगा। यानी कि देखिए जो चिड़िया है, यानी कि इस वाक्य में अधिकरण वाक्य यानी संज्ञा वह रूप है जिसमें क्रिया के आधार की सूचना प्राप्त होती है, अधिकरण कारक कहलाते हैं, जिसमें मुख्यतः 8 तथा संस्कृत में 6 कारक हैं। हिंदी में जैसे कि हिंदी में देखा जाए तो जो है कितने हिंदी में अगर 8 कारक होते, कितने 8 कारक होते हैं। एक उसमें अभी 6 हमने बताया, तो एक संबोधन भी होता है, तो संबोधन को जैसे कहीं कहीं लिखा जाता है। और जबकि जो संस्कृत में पूछा जाता है तो संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं, संस्कृत में 6 और हिंदी में जो है 8 कारक बताया जाता है। तो यानी कि मैं पर ये अधिकरण कारक होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगला देखें तो अगला जो है, अगला यहाँ पे जो है थोड़ा सा गद्यांश वाला क्वेश्चन है, यानी कि 12वां और 13वां क्वेश्चन जो है आपका गद्यांश के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। जैसे कि जो गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने में निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अच्छे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का जो है बलिदान दे दिया था। तो आइए इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, इस गद्यांश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा 12वां, यानी गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के वादे जो है वादे सीमित हैं, यानी कि संसार के वादे आपने देखा कि यहाँ पे संसार के जो वादे हैं, संसार के वादे कहाँ पे सीमित है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में ही सीमित हो चुके हैं। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑप्शन मिल गया राजनीतिक क्षेत्र में। देखिए गद्यांश जो होता है, आपको गद्यांश के अंदर ही जो उसके प्रश्न पूछे जाते हैं उसी में से आपको प्रश्न को छांटना रहता है। आपको कहीं और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसको लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गद्यांश से जैसे उल्टा सीधा सवाल पूछा है वैसे ही उसमें उल्टा सीधा जवाब दे के चले आना है। क्योंकि गद्यांश का मतलब है उस गद्यांश से आपको प्रश्न को निकालना है, उससे प्रश्न से आंसर को निकालना है, ना कि आपको बाहरी से लगाना है। तो अगला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ इस गद्यांश से है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। गांधीवाद का जो आधार बताया गया है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का बताया गया है। आपके प्रश्न को दिखा दें तो ये पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, जो गांधीवाद जो है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय है, यानी कि जो गांधीवाद होता है वो आधारित जो है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय है। तो 13वां का पहला आंसर एकदम सही है। ठीक, अगला देखें तो अगला 14वां है अनुक्रिया के रचनाकार। जो अनुक्रिया है, अनुक्रिया यानी कि अनुक्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो देखिए सबसे पहले देखिए तो इसका जो लेखक है यानी कि जो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती हैं। अनुक्रिया रचना यानी कि धर्मवीर भारती का एक काव्य विधा रचना है। कौन सा ये काव्य विधा रचना है, धर्मवीर भारती जो है यह काव्य रचनाएं करते हैं। और इसके जो है और भी जो है धर्मवीर भारती के जो रचना है वो जैसे कि ठंडा है, क्या है, ठंडा है, लोहा है, लोहा, ठीक, लोहा है। उसके बाद इसके बाद अंधा है, अंधा युग है। उसके बाद से 7 गीत है, 7 गीत वर्ष है, 7 गीत वर्ष है, देशांतर है। ये सभी जो है इनके साहित्यकारों की जो है कृति है। ठीक, अगर देखें तो अगला जो है इसी में जो है राघवेंद्र राघव हैं। जबकि आपका जो है आंसर यहीं पे सही हो गया है कि धर्मवीर भारती जो है अनुक्रिया के रचनाकार हैं। इनका अगला और भी रचनाएं जैसे ठंडा, लोहा, अंधा युग, 7 गीत और देशांतर, ये सभी रचनाएं इनके हैं धर्मवीर भारती के। जबकि जो राघवेंद्र राघव हैं इनके भी कुछ रचनाएं हैं। राघवेंद्र राघव जैसे कि इनका है अजय खंडहर है, मेधावी है, पंचाली है, और उसके साथ साथ और भी रचना इन्हों की है कि पिछले पत्थर हैं, राह के दीपक हैं। और अगला देखें तो ये जो भगवती चरण है, भगवती चरण की भी है, जैसे मधुकरण है, प्रेम संगीत है, मानव है, एक दिन है, ये सभी है। जबकि नागा अर्जुन की बात करें तो नागा अर्जुन का इनका युगधारा है, क्या है, युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है,
प्यासी पथराई आंखें हैं, जबकि भयंकर भयंकर, इस सभी ऐसे ऐसे बहुत सारे जिनके रचनाएं हैं। और भी जैसे कि तालाब की मछली है, और देखा जाए तो खिचड़ी है, विलुप्त रेखा है, तुमने हजार 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 वाहों वाली, बहुत सारी ऐसी ऐसी रचनाओं दी हैं। तो आपका जो यहाँ पे धर्मवीर भारती है, अनुक्रिया की ये रचना है। ठीक, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है जैसे प्लुत स्वर। यहाँ पे देखिए जो 15वां क्वेश्चन है प्लुत स्वर से पूछा गया है। यहाँ पे प्लुत स्वर यानी कि यह जो है स्वर किस प्रकार का स्वर है, यानी कि यह प्लुत स्वर कौन सा है, ये ओणम है। क्या है, ओणम जो है प्लुत स्वर, यानी कि एक मात्रा से, जैसे मान लीजिए अगर कोई कोई जो है कि अगर देखा जाए अगर स्वर है, ह्रस्व स्वर है, उसमें अगर 3 मात्रा का अगर बोध होता है, अगर 2 मात्रा का बोध होता है दीर्घ दीर्घ स्वर, और अगर 3 मात्रा का बोध होता है तो वहाँ पे प्लुत स्वर होगा, जिसे हम ओणम कहते हैं, प्लुत स्वर। और बाकी की ये सब देखें तो इसी के रूप हैं, मगर ये अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं, जबकि शुद्ध रूप इसी तरह ओणम लिखा जाएगा। तो अगला देखें, तो अगला हमारा है, अगला 16वां है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, मतलब 3 है, 1 नहीं है। प्रयोजन का जो है, प्रयोजन का जो समानार्थी शब्द है ये नियोजन नहीं है। क्या है, नियोजन नहीं है, जबकि लक्ष्य है, हेतु है, उद्देश्य है। तो इसका नहीं पूछा गया है, तो नहीं का अर्थ हो गया नियोजन नहीं है। कौन सा, नियोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऋजु का विलोम शब्द। देखिए ऋजु का विलोम शब्द पूछा है, तो ऋजु का विलोम शब्द होता है क्या, वक्र। क्या होगा, वक्र जो है ऋजु का विलोम होगा। जबकि सीधा, सरल, ये सब इनके सीधा है, सरल है, ये इनके समानार्थी है। क्या है, इसके समान अर्थ वाले हैं, समानार्थी इसको कहते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश जो है अशुद्ध है। यानी कि 2.5 अपूर्ण बोतल, 2.5 अपूर्णक बोतल, यानी कि जो ये बोतल नहीं है, ये क्या है, बोधक है। क्या है, बोधक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बोधक है। 2.5 अपूर्णक बोधक, देखिए 2.5 जो है एक पूर्णांक के बोधक है, मतलब सही, बिल्कुल सही है। यहाँ पे यह शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि 2.5 जो होता है 2 सही 1/2, ये एक तरह से 2.5 है, यह कोई पूर्णांक नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह पूर्णांक का बोध नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यह जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, यानी कि यह सही है। तो दूसरा क्रम, यह भी एक क्रमवाचक है, क्रमवाचक जो है बोध कर रहा है, यानी क्रमवाचक का बता रहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्रमवाचक हैं। क्या है, क्रमवाचक हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। जब वह नौकर कोई विशेषण नहीं, वह नौकर कोई विशेषण, यानी नौकर, वह नौकर जो है यह एक प्रकार का नौकर, यानी कि नौकर किसी का नाम है, यानी कि वह सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण, क्या सार्वनामिक जो है, सार्वनामिक विशेषण है। जबकि यह यही आपका जो है ये निगेटिव यहाँ पे है, एक तरह से सार्वनामिक विशेषण है, जो कि यहाँ पे कोई विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे यह बिल्कुल सही, यानी कि अशुद्ध के रूप में यही है। कौन सा, अशुद्ध के रूप में यही है। जबकि 26 जो है पूर्णांक बोधक है, यह भी शुद्ध है, यानी कि 26 जो है, 26 आपकी संख्या कोई दी गई है, तो वह एक पूर्णांक का बोध कर रहा है, पूर्णांक बोधक उसको कहेंगे। तो 18वां का कौन सा है विकल्प है, आप इस विकल्प लगा दीजिए। 18वां का है, कौन सा है, वह नौकर जो है विशेषण नहीं है। अगला देखते हैं, तो अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है, अगला है 19 वाला है, आप भला तो जग भला वाक्य में वर्ण जो स्वर्ण नाम के लिए भेद का बोध हुआ है, वह किस प्रकार का स्वर्ण नाम है। यहाँ पे स्वर्ण नाम, क्या पे स्वर्ण नाम, क्या है, स्वर नाम का बोध हुआ है, जो वह किस प्रकार का स्वर नाम है। आप भला तो जग भला, यह निजवाचक स्वर नाम है। कौन सा, निजवाचक, मतलब ये ऐसा बोध कर रहा है, निजवाचक स्वर नाम का बोध कर रहा है कि आप भला, आप यानी कि आप अगर किसी में आएगा तो वह निजवाचक स्वर नाम होगा। देखिए निजवाचक स्वर नाम होते हैं, स्वर नाम के जो है कई भेद हैं। स्वर नाम अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्वर नाम के भेद जो है 6 भेद हैं। सर्वनाम के आपके सामने ये 4 भेद हैं, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। साथ ही साथ देखिए एक संबोधनवाचक भी होगा और एक होगा अनिश्चयवाचक, जो है निश्चयवाचक। यहाँ पर निश्चयवाचक दिया, एक अनिश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक के बाद से निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के बाद जो है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के बाद जो है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, उसके बाद संबंधवाचक। ये आपके सामने जो है 6 जो है सर्वनाम आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप भला तो जग भला निजवाचक सर्वनाम है, यह
अगला जो है 20वां है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग का बोध कर रहा है। देखिए, चील चील होती है, कढ़ी कढ़ी भी होती है, सरसों होती है, संतान होती है। देखिए यहाँ पे जो है सभी जो है स्त्री का बोध कर रहा है। क्या स्त्री जो है स्त्री लिंग का बोध कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फिर भी इस जैसे कि यह जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न पेपर में, तो वहाँ पर इस ऑप्शन को सही माना गया है। यहाँ पे जो है सभी जो है एक तरह के स्त्री बोध कर रहा है, जबकि इस संतान को जो है पुल्लिंग माना गया है। यह जो है कि आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, आयोग के द्वारा इसको जो है इसको सही माना गया है। क्या, संतान माना गया है। तो अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 20वां को 20 और 21 से, इसको भी गद्यांश के रूप में दिया गया है। वर्दंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराटी लटे ललट के मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललाइन बोलन की। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें, यहाँ पे तुलसी का, ये तुलसीदास की रचना है। इसमें तुलसी शब्द एक तरह से आ गया है, इसको पहचान सकते हैं। तो यह तुलसीदास की जो है कृति है, यानी कि तुलसीदास ने इसको रचित किया है। इसमें जो है इस कविता में जो है कि जो तुलसीदास द्वारा यह रचित जो है कवितावली है, कि इसमें क्या है बालखंड से, यानी कि बालकांड से अगर बात करें तो यहाँ पे बालकांड क्या होगा, बालकांड का जो है इसमें बाल लीला की जो है वर्णन की गई है। तो इससे जुड़ा जो है प्रश्न है, इस गद्यांश में कौन सा रस है। यहाँ पे देखिए रस पूछा है, तो यहाँ पे वह रस हो जाएगा वात्सल रस। कौन सा, वात्सल रस इसका आंसर है। तो इसको आप याद रखिएगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न है इसमें, यानी कि अगला जो है प्रश्न है, अगला जो है इसमें जो है कि उपरोक्त में से पद किस कवि का है। हमने बताया कि तुलसीदास, किसका है, यह तुलसीदास द्वारा रचित जो है यह रचना है। अगला देखें तो अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है। देखिए उच्चारण दृष्टि के स्थान पे शुद्ध वाक्य बताना है। स मूर्धन्य है, स जो है छोटा सा दंत है, च जो है कंठस्थ है, और कटकोट सा जो है तालव्य है। सबसे पहले आप जान दीजिए, जो कंठस्थ वर्ण होता है, कंठस्थ वर्ण में आ आएगा, यानी कि आ आएगा, उसके बाद का वर्ग आएगा, उसके बाद बड़ा सा आएगा, साथ ही साथ जो है इसमें बड़ा का वर्ग आएगा, और साथ ही साथ इसमें देखिए का वर्ग के बाद यहाँ पे आएगा आपका ह आएगा, ह के बाद यहाँ पे विसर्ग किस में आएगा, विसर्ग जो है कंठस्थ में आएगा। किसमें, कंठस्थ में जो है विसर्ग आएगा। दबी आप देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है, तो यहाँ पे जो मूर्धन्य दिया गया है, मूर्धन्य जो है कटकोट स में आता है, जबकि तालव्य जो दिया है, तालव्य दिया है, सब उल्टा पुल्टा दिया है। तो यहाँ पे जो है शुद्ध शब्द को आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द एक ही है यहाँ पे, जो कौन सा है, दंत का है। स जो है जो स होता है, स यानी दंत स है, दंत स है। जबकि जो बड़ा सा आता है वह जो है, बड़ा सा जो है कि वह किस में आएगा, वह तालव्य में आता है। यह जो है तालव्य का है, कौन सा, बड़ा सा तालव्य का है, और छोटा सा दंत का है। और जो च है, च वर्ग जो है, च वर्ग किस में आएगा, वो तालव्य में आएगा। कौन सा, तालव्य में आएगा। जबकि ये जो मूर्धन्य सा होता है, यह मूर्धन्य में आता है। जैसे कि इसका एक संस्कृत में जो है कि फार्मूला होता है, ऋतु ऋषानाम मूर्धा, यानी कि री और र और जो ट वर्ग है, और खटकोट सा, और ये सभी जो है र, ये सभी जो है मूर्धन्य में आता है, यानी कि मूर्धन्य वर्ग हो जाएगा। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, इसको अभी आप याद कर सकते हैं। तो अगला देखें, तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य को बताना है। जैसे कि दो महाप्राण व्यंजनों का उदाहरण एक के साथ हो सकता है। हिंदी में गया का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है, यानी कि हिंदी में ज्ञा, यहाँ पे ज्ञा होगा, यहाँ पे गया नहीं है, यहाँ पे ज्ञा है। तो यहाँ पे ज्ञा का उच्चारण जो है परंपरा से भिन्न हो जाता है। और 6 संयुक्त वर्ण है, विसर्ग जो है कंठस्थ वर्ण है, विसर्ग जो है कंठस्थ वर्ण। ये बिल्कुल सही वाक्य है, ये भी सही वाक्य, ये भी सही वाक्य, जबकि ये गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत पूछा है, तो गलत वाला सही है। ये अशुद्ध वाक्य, यानी कि दो महाप्राण व्यंजनों का उदाहरण एक साथ हो सकता है, तो यानी कि 24 का ये सही है। ठीक,
अब देखिए 25वां क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यानी कि पुल्लिंग है, कर्ता है, बहुवचन है या एकवचन है? देखिए मेरा लड़का यानी कि मेरे लड़के में इस तरह के बहुवचन जो है यहाँ पे ये अशुद्ध रूप माना जाएगा। मेरा आज्ञा का पालन करना, इसमें जो है कर्ता का कार्य कर रहा है, जो कर्ता का कार्य है एकवचन, यानी कि मेरा लड़का, मेरा एक लड़का है, मेरे लड़का जो है वो जो है कर्ता का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे प्रयुक्त जो होगा एकवचन होगा। जबकि जो यहाँ पर बहुवचन है वो प्रयुक्त नहीं होगा, जो लड़का है कर्ता है और पुल्लिंग है, साथ ही साथ ये प्रयुक्त होगा। देखिए क्या क्या प्रयोग होगा, कर्ता प्रयोग होगा, पुल्लिंग भी प्रयोग होगा, एक वचन भी प्रयोग होगा, जबकि बहुवचन इसमें प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव पॉइंट, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव पॉइंट इस सही हो जाएगा। तो बहुवचन इसमें प्रयोग नहीं होगा, यह वाक्य के दृष्टि से अशुद्ध है। अगला है कि राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा जो है प्रयोग है? देखिए राम जो है, राम खाने की क्रिया कर रहा है, यानी कि राम आम खाता है, तो यानी कि कृतवाच्य, यानी कि कुछ कार्य कर रहा है। कौन सा कृतवाच्य कर रहा है? जब कर्ता की जो प्रधानता हो, अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं, यानी कि यह कृतवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चोर। यह दोहा आपने बहुत पढ़ा होगा। यह जो है अलंकार किस अलंकार से संबंधित है? देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी शब्द बहुत बार आया है। तो पानी शब्द यानी कि देखिए जब जब कई बार एक ही शब्द जो है कई बार आ रहे हैं, या एक ही शब्द के कई बार अर्थ जो है अलग अलग आते हैं, जैसे कि पंक्ति जो है, इस पंक्ति में रहीमन पानी राखिए, बिन सब पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर, यानी कि पानी तीन पानी यहाँ पे आया है। पानी का जो अर्थ होगा, पानी का जो अर्थ होगा, पहला जो पानी है यानी कि मोती के लिए चमक, यानी कि मोती के लिए चमक, यानी मनुष्य के लिए सम्मान, साथ ही साथ चूने के लिए जल, क्या है? चूने के लिए जल का प्रयोग किया गया है। तो यह किस प्रकार का है? यानी कि जब देखिए अब आपको ये अलंकार बताते हैं। तो जो श्लेष अलंकार होता है, इसमें श्लेष अलंकार में एक से अधिक अर्थ देता है, यानी कि एक ही शब्द जो है एक से अधिक अर्थ देता है। यानी कि जो पानी है, पहला जो है मोती का काम कर रहा है, कौन सा? मोती का। दूसरा जो है मनुष्य के सम्मान की बात कर रहा है, मनुष्य का सम्मान, उसके साथ साथ जल की बात कर रहा है, कौन सा? जल। यानी कि पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सो, पानी गए न उबरे मोती मानेश्वर अलंकार जो है श्लेष अलंकार है। इस श्लेष अलंकार में जैसे कि जो है पानी की जो है कई अर्थ बताए गए हैं। तो श्लेष अलंकार में होता है कि एक ही के कई अर्थ बताना, एक ही शब्द के कई अर्थ निकालना, या एक से अधिक अर्थ निकालना जो है श्लेष अलंकार होता है। अगला है 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है अंगना है। कौन सा? अंगना शुद्ध वाक्य है। जबकि चाँद जो लिखा जाता है, तो चाँद इस तरह लिखा जाता है, आप जानते होंगे, चाँद इस तरह लिख जाता है। आँख में इसी तरह लिखा जाता है कि आँख है, आँख है, ठीक, आँख लिखा जाए। अंक जो है लिखा जाता है, अंक में सिर्फ अंक की मात्रा रहती है, ठीक, अंक की मात्रा। इस तरह से ये अशुद्ध शब्द कौन सा होता है? अंगना। बाकी के ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। चाँद जो है, चाँद पे जो सिर्फ बिंदी दे गया है, तो यह अशुद्ध है। आँख भी अशुद्ध है, अंक भी अशुद्ध है। तो अंक इस तरह से शुद्ध लिखा जाएगा, और ये सभी जो है अशुद्ध है। तो आपका आंसर जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंगना, ठीक। अगला है कि यहाँ पे निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पे वर्तनी से देखिए, वर्तनी से जो है एक या दो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। ये है जो है बिल्कुल एकदम पेपर है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। तो यहाँ पर जो पेपर पूछा गया है, इस प्रकार के जो है प्रश्न पूरा का पूरा जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखें तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शब्द की वर्तनी सन्निधि, सन्निधि सही है। कौन सी? सन्निधि सही है। जबकि जो सन्निधि होता है यह स्त्रीलिंग, कौन सा? स्त्रीलिंग है। कौन सा? सन्निधि एक स्त्रीलिंग है। तो यह वाक्य जो है एकदम बिल्कुल सही है। यानी कि जो है यहाँ पे जो है भाव जो प्रकट करेगा, वह किसी न किसी प्रकार के अलग अलग भाव प्रकट करेगा। जो है अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 30वां क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। यानी कि उपचारात्मक जो से उपचार किया जाता है, या तो कहें निदान किया जाता है। यानी उपचारात्मक शिक्षा की सफलता समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर भी निर्भर करता है, और समस्याओं के निदान पर भी निर्भर करता है कि उसमें किस प्रकार का निदान किया जा रहा है। यानी
यानी कि किस प्रकार की समस्या में सुधार किया जा रहा है, समस्या में कौन सा समाधान किया जा रहा है, इस प्रकार आएगा। तो यानी कि समस्याओं की पहचान करना उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री है। भविष्य नियमों के ज्ञान पर, समय या अवधि पर। तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, समस्याओं के कारणों का सही पहचान करना और उस पहचान करके उसको निदान करना, उसका उपचार करना, यह जो है भाव हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जो है अंतिम तक आ चुके हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अंतिम तक नहीं देखते हैं, पूरा सेट नहीं सॉल्व करते हैं, तो बाकी उनको कई सारी परेशानियां होती हैं। तो आप अंत तक अगर आ गए हैं तो अपना फीडबैक दीजिए। आज के लिए इतना ही, आज से यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।